दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 18। तो बात करेंगे इस 18 नंबर सीरीज में। तो ये है हिंदी की सीरीज जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन है। और ये यूपीपीसीएल, रीट, जेएमआरसी, पटवारी, एलडीसी, हाईकोर्ट, पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दो जो पहाड़ है और उनके बीच में अगर खाली जगह होती है तो उसको कहा जाता है घाटी। हमारा आंसर है घाटी। और यहाँ बात करेंगे उपत्यका। ये पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि और ये उपत्यका कहलाती है। और जमीन जो पृथ्वी धराधरती ये जमीन कहलाती है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुहावरे के अर्थ की। और यहाँ पे दिया गया है खुशियां मनाना। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये घी के दिए जलाना, ये खुशियां मनाना मुहावरे का अर्थ है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नौकर चिट्ठी लाया। और इस वाक्य में जो क्रिया है वो हमारा आंसर है सकर्मक। सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म होता है, कि वो क्रिया जिसके साथ में कर्म अवश्य ही होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि सकर्मक क्रिया का जो फल वो कर्ता एवं कर्म दोनों पर पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको पता करना हो कि सकर्मक क्रिया का पता कैसे चलेगा, तो जो क्रिया है उसके साथ क्या शब्द जोड़ने से जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा और सकर्मक हो जाएगी। जैसे क्या और लाया, जो क्या के साथ में क्या लिया, और यहाँ पे हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है चिट्ठी। क्या लाया था, चिट्ठी लाया था। और यहाँ पे हम जो चिट्ठी जो कि कर्म है तो ये सकर्मक की क्रिया है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में निम्न में से मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिश्रित वाक्य कौन सा है। और यहाँ पे हमारा आंसर है मैंने सुना है कि गीता पास हो गई। ये मिश्रित वाक्य है। तो मैंने सुना है कि गीता पास हो गई, ये मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक या एक से अधिक जो कि उप वाक्य होते हैं। और यहाँ पे जो ये योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है। और सबसे पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जो कुंजर है और गज है ये दोनों ही हाथी के पर्यायवाची है। लेकिन आगे हम ऑप्शन देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है आगे, ये हमारा आंसर है खग। खग ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है, ये पक्षी का पर्यायवाची है, जिसको विहंग, खगेरू, पंखेरू आदि जो इसके पर्यायवाची है। और हस्ती है ये हाथी का पर्यायवाची है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6।
क्वेश्चन 6 से निम्न में से जंगम का विलोम कौन सा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो जंगम शब्द है उसका विलोम क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर है स्थावर। जंगम का विलोम है स्थावर। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। बात करेंगे 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है दुग्ध। दुग्ध है ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव बनता है वो बनता है दूध। और अब हम बात करेंगे ऊंट। ऊंट शब्द तद्भव शब्द है। ऊंट का जो तत्सम होता है वो होता है उष्ट, ये उष्ट होता है। और काठ का जो तत्सम होता है वो काष्ट होता है, काष्ट। और काम का ये कार्य हो जाता है, ये इसका तत्सम शब्द हो जाता है। और अब हम चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको वह विकल्प चूज करना है जिस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, और यहाँ पे हमारा आंसर है औसत। औसत है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सभी औसत के बारे में बताता है। यहाँ पे रामायण, जयपुर और ये गंगा, ये इनके व्यक्तिगत नाम है, और व्यक्तिगत नाम होते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जबकि औसत सभी का औसत होता है, किसी का भी औसत कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 9, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है कहलाते हैं। कि वे शब्द जिनका अगर प्रयोग किया जाए लेकिन उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। जिनमें परिवर्तन होता है वो विकारी कहलाते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी कहलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन शब्दों का काल, लिंग, वचन आदि में प्रयुक्त करने से इनके कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये अविकारी कहलाते हैं। और अविकारी जो शब्द होते हैं वो अवयव शब्द होते हैं, और जो विकारी शब्द होते हैं वो संज्ञा, समास, संधि, ये सारे होते हैं। तो अब हम चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10, चौधरानी एवं देवरानी में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको दो शब्द दिए गए, चौधरानी एवं देवरानी, इन दोनों में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय ये इसमें दिया गया है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है उपसर्ग नहीं है, और यहाँ पे हमारा आंसर जो कि आ उपसर्ग नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ना है कि निम्न में से कौन से शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो आपको वो शब्द अलग करना है जिसमें आ उपसर्ग नहीं है, और हमारा आंसर है आदित्य। तो उपसर्ग से अलग करने के बाद में उसका मूल शब्द होना चाहिए। जैसे पहले हमारे पास है आघात, आ प्लस घात, और अमूल ए प्लस मूल। आदित्य जैसे इसे द्वितीय, जैसे इनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे आ प्लस कार, तो यहाँ पे आदित्य है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन से वाक्य में संप्रदान कारक है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर है गरीबों के निमित्त भोजन दान करो। तो यहाँ पे संप्रदान जो कि इसका जो अर्थ होता है के लिए, संप्रदान के लिए, तो गरीबों के लिए निमित्त ही अर्थात के लिए, गरीबों के लिए भोजन दान करो। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13, सपरिवार में कौन सा समास है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सपरिवार, तो यहाँ पे हमारा आंसर है अवयवी भाव समास। सपरिवार में अवयव भाव समास है,
और इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसका परिवार के साथ, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका बनता है परिवार के साथ, सह परिवार यानी सह परिवार के साथ। और चलते हैं बात करते हैं तो आगे हम बात कर लेते हैं। इसी में अव्यय भाव जो समास है इसका पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम अवयव या उपसर्ग के रूप में होता है। और चलते हैं बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14, नाविक शब्द में कौन सी संधि है? तो बात कर रहे हैं नाविक में जो संधि है, और नाविक में जो संधि है वो है अयादी संधि। अयादी संधि यहाँ पे इसका विच्छेद करेंगे तो इसका बनेंगे 9 प्लस में इक, 9 प्लस में इक। और अब हम बात करते हैं इसकी कि अयादी संधि ए, आई, ओ, औ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए का आई का आय और ओ का औ और औ का आव बन जाता है। तो यहाँ पे जो 9 में दिया गया है ये औ और प्लस में यहाँ पे जो ई दिया गया है, तो यहाँ पे इनका, तो इसमें ए और न बन जाता है और ये बन जाता है आगे जो इसका नाविक। और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्षय क्षेत्री ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो क्षय क्षेत्री की ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है, और यहाँ पे हमारे पास आंसर है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत इसकी ध्वनि आती है और इनकी संख्या होती है 4। अगर बात करें संयुक्त वर्ण की तो इसकी संख्या 4 होती है, क्षय क्षेत्री, त्रैतरशूल, गे ज्ञानी और श्रय श्रवण। और अब हम बात करते हैं मूल स्वर। मूल स्वर होते हैं 11, जिसमें एक तो जो अंग होता है और एक अह होता है, इन दो को छोड़ करके सभी जो मूल स्वर कहलाते हैं और ये अनुनासिक या अनुस्वार कहलाते हैं, अनुनासिक या अनुस्वार कहलाते हैं जिसमें। और अब हम बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास यहाँ पे है घोष वर्ण। घोष वर्ण इनकी संख्या कुल 31 होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा पद घोष वर्ण होता है। साथ में ये, रे, ले, वे और सभी स्वर ये घोष वर्ण कहलाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य, इसमें च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये और दोनों ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये यज्ञ और स शंकर, ये सभी तालव्य व्यंजन में आते हैं। तालव्य व्यंजन वो होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो तालु के टकराती है, स्पर्श करती है और ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।